तो मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव क्वांट्स स्टार्ट करता हूं, ठीक है, और हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने कई बार ये सुना होगा, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रोवर्ब, ठीक है, कि मनी टुडे इज वर्थ मोर देन मनी टुमारो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, समझना इधर ध्यान से। क्या आप लोगों ने ये टर्म सुनी है कि मैं आपको 100 रुपया आज देता हूं या 100 रुपया आपको 1 साल के बाद देता हूं? आप कौन सा लोगे? 100 रुपया आज लोगे या 100 रुपया 1 साल के बाद लोगे? 100 रुपीज टुडे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा जरा ध्यान से समझना ना। जीरो और वन। 100, 100, विच वन विल यू चूज? 100 रुपीज टुडे और 100 रुपीज आफ्टर 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू विल चूज 100 रुपीज टुडे। परफेक्ट। जस्ट इन केस, समझना, जस्ट इन केस अगर हमें कोई फोर्स करता है, हमें कोई फोर्स करता है कि नहीं यार आपको तो 1 साल बाद ही पैसा दूंगा, समझना, तो क्या आप फिर आप भी उसे फोर्स करोगे कि चल ठीक है, अगर आज आप पैसा नहीं दे रहे हो और आज आप 1 साल के बाद पैसा दे रहे हो, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट 100 रुपीज, मेरे को पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए? यस और नो? क्या ये बहुत बेसिक चीज है? एब्सोल्युटली सर, व्यवहार की बात है, धंधे की बात है। तो मुझे है ना 108 रुपीज चाहिए, आपने उससे बोला। तो वो अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता है, वो बोलता है कि ब्रो मतलब तू ये बोल रहा है कि मैं तुझे 100 रुपीज आज दे दूं या 108 रुपए में तुझे 1 साल के बाद दूं? क्या आप इनडिफरेंट हो अब इस ऑफर में? सोच के देखो, आप इनडिफरेंट हो अब इस ऑफर में अगर उसने काउंटर ऑफर मारा है तो? बिल्कुल इनडिफरेंट हो, समझ रहे हो आप? क्योंकि आपने पहले उसको बोला ना, उसने आपसे पूछा कि चल एक काम कर, एक बात बता। देखो 3 क्वेश्चन हुए यहां पर। नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि 100 रुपए आज ले ले या 100 रुपए 1 साल के बाद ले ले। आपने बोला 100 रुपए आज दे दे, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछा, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास ये है कि चलो एक काम करो, 100 रुपए अगर आज नहीं चाहिए तो ये बताओ कि 1 साल के बाद कितना चाहिए। आपने कुछ कैलकुलेशन करा और आपने बोला 108 रुपए दे देना 1 साल के बाद, ठीक है। अब मैंने आपको एक काउंटर ऑफर दिया कि यार सर एक काम कर सकते हैं क्या, 100 रुपीज आज ले लो या 108 रुपए 1 साल के बाद ले लेना, क्या इंडिफरेंट हो आप? क्योंकि आपने तो दोनों ऑप्शंस में यस बोला था और आपके दोनों यस ऑप्शंस को मैंने कंबाइन कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? प्लीज अंडरस्टैंड, सेकेंड वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा फोकस करना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे 100 रुपए आज नहीं चाहिए, लेकिन अगर आज मैं 100 रुपए नहीं ले रहा हूं तो कल मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए। समझ नहीं रहा हूं क्यों ज्यादा पैसा चाहिए कल? क्या अगर आज मैं 100 रुपए नहीं ले रहा हूं तो क्या ये 100 रुपीज से जो मैं कंज्यूम कर सकता हूं, क्या मैं मेरी कंजम्पशन को डेफर कर रहा हूं क्या 1 साल के लिए, आगे बढ़ा रहा हूं 1 साल के लिए? यार कैसी बात कर रहे हो, ये 100 रुपया है, 100 रुपए से मैं ये पेन आज खरीद सकता था, समझ रहे हो? ये पेन 100 रुपीज का है, से फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आज खरीद सकता था, लेकिन आपने मुझे आज 100 रुपीज नहीं दिए तो मैं आज नहीं खरीद पा रहा हूं, समझ रहे हो? लेकिन चूंकि मैं आज नहीं खरीद पा रहा हूं और मैं 1 साल बाद खरीदूंगा, इसके लिए तो मेरे को पेनल्टी दे 108 रुपए। मेरे को एक बात बताओ, ये जो अभी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन दिमाग में मत लेके आना 1 मिनट के लिए भी, मैंने कुछ भी नहीं बोला है अभी, ठीक है? अभी वो सब नहीं, आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। मेरा ये बोलना है कि ये जो 100 का 108 रुपीज हुआ है, क्या ये 8 रुपया जो है, क्या ये रिवॉर्ड फॉर डेफर्ड कंजम्पशन है क्या? कि आपने 100 रुपया आज नहीं लिया तो आपने बहुत बड़ा एक सैक्रिफाइस कर दिया है और उसके लिए हम आपको 8 रुपए का रिवॉर्ड दे रहे हैं 1 साल के बाद। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? क्या ये दोनों चीज समझ में आई कि पैसा जो आज है दैट इज वर्थ मोर देन मनी टुमारो? एंड अगर आप पैसा आज एक्सेप्ट, अगर आप पैसा कल एक्सेप्ट कर रहे हो रादर देन एक्सेप्टिंग इट टुडे, तो यू आर डेफरिंग द कंजम्पशन एंड यू शुड बी रिवॉर्डेड। समझना, वो जो रिवॉर्ड आपको मिलता है
ये जो 8 रुपया आपको मिला है, क्या अगर मैं ये बोलूं कि ये 8 रुपया इज नथिंग, बट ये 8 रुपया टाइम वैल्यू ऑफ मनी है इस एग्जाम्पल में, तो क्या मैं बिल्कुल सही होऊंगा कि ये समय का पैसा मिल रहा है मेरे को, 1 साल वेट करने का पैसा मिल रहा है? यस और नो? आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट्स अ पैसिव इनकम। मेरा एफर्ट नहीं जा रहा है, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, बैंक के पास जाके पैसा देना है, एफडी में पैसा मिलेगा। परफेक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक आइडिया स्टेब्लिश करता है कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने का। किसी भी इन्वेस्टिंग डिसीजन को लेने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करा जाएगा। क्यों असेंशियल है, कि मैं क्यों चाहता हूं कि आपकी वैल्यूएशन पे, आपकी सॉरी, देखा, वैल्यूएशन बोलने की आदत है ना, क्या करेंगे अभी? ठीक है, वैल्यूएशन बोलने की आदत है ना, कुछ नहीं कर सकता। मैं क्यों, मास्टरी दिखती है तो वैल्यूएशन निकलता है मुझसे ब्रो। ठीक है, आप लोगों से बात कर सकता हूँ, बट दैट्स ओके। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी कम बैक इनटू द सीएफएसयू मोड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं क्यों चाहता हूं, मैं क्यों चाहता हूं कि आप द टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मास्टरी कर लो। कारण क्या है पता है? ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, आज इसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये सब कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम तीन चीजें बहुत बड़ी कर सकते हैं। नंबर वन, हम इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने में हमको मदद करेगा। नंबर टू, जब हम वैल्यूएशन करेंगे किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, जैसे अगर आप आगे देखोगे अभी लेवल 1 में तो बहुत छोटा है, लेवल 2 में थोड़ा और हायर लेवल पे दिया हुआ है वैल्यूएशंस। ठीक है, कि बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे करा जाता है, इक्विटीज का वैल्यूएशन कैसे करा जाता है। ठीक है, एंड अगर मेरे पास तीन अलग अलग समय पर तीन अलग अलग कैश फ्लोज हैं, तो उस डिसीजन मेकिंग में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मुझे मदद करता है। सर, तीन अलग अलग टाइम पर तीन अलग अलग कैश फ्लोज मतलब, समझना, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप या तो या तो 100 रुपए आज ले लो, या फिर 108 रुपए 1 साल के बाद ले लो, या फिर 120 रुपए 2 साल के बाद ले लो, या फिर आप 180 रुपए 3 साल के बाद ले लो, या फिर आप 190, या फिर आप 270 रुपीज 4 साल के बाद ले लो, या फिर आप 400 रुपीज 5 ईयर्स के बाद ले लो। ना समझना, क्या जितना क्विकली मैंने यहां पर डिसीजन मेकिंग करा है, क्या उतना क्विकली मैं अब डिसीजन मेकिंग कर पा रहा हूं? क्या नहीं। कारण क्या है पता है? अंडरस्टैंड, ना, दीज ऑल आर ऑप्शनल कैश फ्लोज, ईदर वन ऑप्शन और अदर, मतलब या तो आज 100 रुपए ले, या फिर कल, या फिर कारण ये है कि ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट भी अलग अलग है, और इस अमाउंट का आने वाला टाइम पीरियड भी मेरा अलग अलग है। आपको समझ में आ रहा है? अगर ये सारे अमाउंट 100 रुपया होता तो आंसर तो सिंपल था, जीरो, आज पे दो, है कि नहीं? अगर मैं ये बोलता कि आज भी 100 रुपए ले लो, या 5 साल बाद 100 रुपए ले लो, आप यही बोलते आज दे दो। मैंने अमाउंट भी अलग अलग कर दिया, मैंने टाइम भी अलग अलग कर दिया। जब ये चीज हुआ, तो क्या अब मैं फंस गया? क्या अब मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा? अब मेरे को है ना, अब आई नीड टू सिट एंड आई नीड टू यूज माई कैलकुलेटर, यस और नो? दिस दिस काइंड ऑफ थिंग। जब मेरा टाइम पीरियड अलग हो गया है कैश का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? मुझे है ना, इस 108 रुपए की इक्विवेलेंट वैल्यू आज कितनी है वो निकालनी पड़ेगी, 120 रुपए की इक्विवेलेंट वैल्यू आज कितनी है वो निकालनी पड़ेगी, 180 की निकालनी पड़ेगी, 270 की निकालनी पड़ेगी, 400 की निकालनी पड़ेगी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो चीजें लगती है, एक कैश फ्लो है और दूसरा मेरा पीरियड है। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज इक्वल है तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। या तो कैश फ्लो सारे बराबर कर दे, सबको 100 नंबर बना दे, तो बहुत आसान है कि 0 नंबर फर्स्ट ऑप्शन पिक करना है। या फिर सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को, सारे अलग अलग टाइम पीरियड के कैश फ्लोज को एक टाइम पीरियड पे लाके खड़ा कर दे। है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, ध्यान से समझना।
जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ध्यान से समझना। हालांकि ये चीज आगे डेप्थ में कवर है, बट इसके बाद जो पहला एलओएस मुझे कवर करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट एलओएस मुझे कवर करना है, उसमें मुझे इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो मैं भी हल्का फुल्का आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 100 रुपया आज ले, या फिर इस 100 रुपए को एफडी कर बाजार में, 100 रुपीज की एफडी कर 8% पे, 1 साल के लिए। आफ्टर 1 ईयर हाउ मच इट वुड बिकम? इट वुड बिकम 108। ठीक है, आई होप आप लोग अपने अपने नोट्स बना रहे हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता था, वो आप सब हल्का फुल्का नोट करते जाइए। ठीक है, क्या मैं इसको बोलूं कि ये 100 जो है ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, ये आज की वैल्यू है ब्रो, दिस इज एट जीरो, दिस इज एट फर्स्ट, राइट। और ये जो 108 है मेरी फ्यूचर वैल्यू है, क्या मैं ये चीज बोलूं? परफेक्ट, यहां तक बिल्कुल क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ जी, तो ये मैंने कैलकुलेशन कैसे किया? मैंने क्या किया पता है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू कुछ, ठीक है, सॉरी, मैंने यहां पर क्या, प्रेजेंट वैल्यू प्लस कुछ इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। समझ रहे हो आप? ऐसा कुछ हुआ है सर, समझ में आया? तो आपने क्या करा है पता है सर? आपने प्लस नहीं करा है, आपने ना मल्टीप्लाई करा है। मतलब आपने 108, तो बीच में आपने क्या मल्टीप्लाई करा होगा? आपने क्या 8% से इसको बढ़ाया होगा क्या? समझना, जरा ध्यान से समझना इधर। 8% से बढ़ाया होगा क्या? 8% से बढ़ाया है ना, इस फिगर को आपने बढ़ाया है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये बेसिक डाउट रहता है, लास्ट तक समझ नहीं पाता है आदमी। अगर मैं आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिकली समझा रहा हूं, मुझे अगर ये नंबर को मेरे 8th क्लास के लेवल पे जाके सॉल्व करना है, तो क्या मैं ऐसा करूंगा क्या, 100 + 100 × 8/100 इक्वल टू, यस और नो? ऐसे ही होता था ये सवाल? क्या ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही होता था? याद आ रहा है आप लोगों को? प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू I/100, यस और नो? क्या मैं प्रिंसिपल को कॉमन ले लूं, 1 + I/100 ले लूं कॉमन? सीएफए इंस्टीट्यूट है ना, सीएफए इंस्टीट्यूट आई वर्ड यूज नहीं करता। ये इंडियन बुक्स के अंदर इंटरेस्ट को आई जैसा दिखाया जाता है, यूएस में हमेशा आर वर्ड यूज होता है, रेट। समझना है इधर। अब प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब ये है, आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये जो मेरा बन रहा है वो ये बन रहा है, फिर P इक्वल्स टू 1 + R/100। तो अब मैं अगर इसमें नंबर फिट करूं, तो ये नंबर बन रहा है 100 इंटू, ठीक है, 100 इंटू 1 + 0.08 लिखना है या 8 लिखना है बस? प्लीज अंडरस्टैंड, ये बात समझना जरा इधर, ध्यान से समझना। जब भी आपके सामने, क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को एक बात बताओ जरा, 2 मिनट, ये मैं जिस फैशन में आपको अभी सॉल्व करवा रहा हूं, क्या हमें इस फैशन में सॉल्व करना है क्या एग्जाम में, सीएफए एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बात और बता दो ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि आप सब इतने मेच्योर और आपको बत्ती जल चुकी है। जब भी आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने बैठोगे, क्या आप पेन को टच करोगे? क्या पेन आपके हाथ में होना चाहिए वाइल यू विल बी डूइंग एमसीक्यू? बिल्कुल भी नहीं। तो सर फिर क्वेश्चन कहां पर सॉल्व होगा? क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व होगा और दिमाग में सॉल्व होगा। सर आप प्रैक्टिस कराओगे? बिल्कुल कराऊंगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इस कैलकुलेटर में है ना, मुझे मल्टीपल टाइप के बहुत अलग 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 इनपुट्स मांगे गए। अभी मैं ओपन करके बताऊंगा कैलकुलेटर आपको।
ऐप में है मेरे पास, ठीक है। तो क्या होता है ना, यहां से मैं दो चीजों का निचोड़ निकाल रहा हूं। नंबर वन, अगर मुझे कहीं पर यह बोला गया है कि आर परसेंटेज की वैल्यू लिखो, आर परसेंटेज की वैल्यू लिखो, रेट की वैल्यू लिखो, क्या रेट हमेशा परसेंटेज टर्म्स में डिफाइन होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि यहां पर आई की वैल्यू लिखो, तो आई मतलब तो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज टर्म्स में। जब कोई चीज परसेंटेज टर्म्स में है तो आप यहां पर 8 के बाद परसेंटेज थोड़ी ना लिखोगे ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी परसेंटेज टर्म्स में, तो बहुत इंप्लाइड है कि परसेंटेज टर्म्स में। समझ रहे हो आप? यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं, दिस इज नॉट अ मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई होप ये क्लियर होगा आपको। आप हमेशा 8 लिखोगे, तो जब भी आपको आर यहां पर देखने को मिल रहा है, आर, तो मैं यहां पर लिखूंगा 8/100। तो ये कितना हो गया? 100 इंटू 1 आई होप ये क्लियर होगा। 100 इंटू 1.08, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड ध्यान से। इट इज नॉट अ डाइवर्जन, 100% इन द कॉन्सेप्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। इंटरेस्ट रेट अगर 8% है तो ये 1.08 होगा। इस 1.08 को पता है मैं क्या बोलता हूं? इस 1.08 को मैं बोलता हूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट का फैक्टर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। फैक्टर हमेशा 1 रुपए पे निकलता है, मतलब कि अगर 1 रुपए को 8% से मैं मल्टीप्लाई करूंगा जस्ट फॉर 1 ईयर, एवरीथिंग इज यूनिटरी ओवर हियर, तो मेरी 1 रुपए की वैल्यू आज से 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी? ठीक है, 2 मिनट जरा फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। 7% का इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्या होगा? 7% का 1.07, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 98% का इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्या होगा? 98% का 1.98, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। -7% का इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्या होगा? -7% का, -7% का इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्या होगा? -1.7। देखो किसी ने बोला, किसी ने बोल दिया -1.7, नहीं 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 नहीं, देखना, समझना ध्यान से, वेरी गुड। आई जस्ट वॉन्टेड दिस आंसर कि कोई 1.07 बोल दे, -1.07। दिमाग ही नहीं लगाना है ना, दिमाग में सोच। 1 प्लस -7/100, जो यहां पर करा तूने, बिल्कुल उसी को सोच। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रही है मेरी, ये फिर कैसे आ रही है? 1 प्लस -0.07, तो -7 का इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्या होगा यहां पर? 0.93। 1 माइनस 0.07, 0.93। क्या क्लियर है ये चीज? भैया ये हॉन्ट करेगा नहीं तो बार बार जीवन भर, ठीक है। वहां पर मैं दूसरी बैचेस लेता हूं, वहां बच्चे पूछते हैं कि सर हमेशा 1+ का लॉजिक क्या है, समझ नहीं आया। क्या आपको ये 1+ करने का लॉजिक समझ में आया? 1+ क्यों करते हैं वो लॉजिक समझ में आया? फैक्टर है ना, वो फैक्टर निकालते हैं ना, ताकि मैं उसके साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर सकूं, बिकॉज एवरीथिंग इज यूनिटरी, एवरीथिंग इज वन। परफेक्ट, समझना जरा इधर। तो मैंने जब ये आपको बोला कि अब मुझे अगर थोड़ा जरा मुझे एक बार समझाओ, एक क्वेश्चन है, सॉल्व करिए उसको, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज, आर इज इक्वल्स टू 12%, ठीक है। एन, एन का क्या मतलब होता है? एन का मतलब होता है टाइम। मैं आज लास्ट टाइम ये लिख रहा हूं, मैं ये लास्ट टाइम ये लिख रहा हूं कि एन का मतलब टाइम होता है। एन का क्या मतलब होता है? सब लोग रिपीट करो मेरे साथ, टाइम होता है, ठीक है। 1 ईयर। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या कैलकुलेट कीजिए? फ्यूचर वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेट कीजिए। गलत जवाब एक्सपेक्ट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। 1000 इंटू 1.12 इज इक्वल्स टू
1120। परफेक्ट, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 1120, आर इज इक्वल्स टू 12%, एन इज इक्वल्स टू 1 ईयर, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। ये जो फिगर है ना, ये वाला फिगर है, इसको उठाता हूं मैं यहां से समझाने के लिए आपको। प्लीज अंडरस्टैंड। प्रेजेंट वैल्यू अब निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? 1120 डिवाइडेड बाय 1.12। सर समझ में आ गया मेरे को, समझना। बेसिक चीज बता रहा हूं एक आपको, बहुत बेसिक चीज। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R। समझना इधर, ऐसा लिखा जाता है जनरली। जब ऐसा लिखा जाता है 1 + R, तो ये जो प्लस का साइन है ना, ये आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना चाहिए कि 1 + 0.08 होगा, अगर 8% बोला गया है तो। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। वैसे ही सर अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R। क्या ये चीज समझ में आई सब लोगों को? ये चीज सब लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा जरा समझना। ठीक है, हमारा प्री रेक्विजिट का मैं पहला एलओएस स्टार्ट करता हूं। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट पे बात हो रही है। जैसा मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी बताया, हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का। वहां पर क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो कोर एसेंस होता है, क्या वो कोर एसेंस इंटरेस्ट रेट ही होता है क्या? बिल्कुल सही है सर, इंटरेस्ट रेट ही तो होता है। समझ रहे हो, जो कोर एसेंस है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि जो इंटरेस्ट रेट है, दैट इज नथिंग बट इट इज द प्राइस ऑफ मनी, प्राइस ऑफ टाइम, सॉरी। तो क्या ये बिल्कुल सही है बोलना इसको, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो? है ना? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आप पहले एलओएस पे जरा फोकस कीजिए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हम एलओएस पढ़ेंगे पहले और उसके बाद कॉन्सेप्ट समझेंगे हमेशा। दिस विल बी आवर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। वो वर्ड क्या यूज कर रहा है, व्हाट इज द की वर्ड यूज्ड इन दिस एलओएस? इस एलओएस में क्या कीवर्ड यूज करा गया है? इंटरप्रेट इज द कीवर्ड। क्या वो आपको ये बोलने का बोल रहा है कि एक्सप्लेन इंटरेस्ट रेट्स? अगर वो एक्सप्लेन पूछता तो मैं इंटरेस्ट रेट क्या है उस पे जाता। वो ये बोल रहा है कि इंटरप्रेट इंटरेस्ट रेट्स एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। प्लीज अंडरस्टैंड। हियर दे वांट टू टेल, दे वांट यू टू एक्सप्लेन, दे वांट यू टू इंटरप्रेट कि यार ये जो इंटरेस्ट रेट है, अगर मैंने ये 8% लिखा है, समझना, तो ये जो 8% है ना, ये हर व्यक्ति के पीओवी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके लिए 8% को अलग अलग टर्म्स दी गई हैं। जैसे मेरे को एक बेसिक चीज सोच के समझाओ। ठीक है, कोई मेरे पास आता है, वो बोलता है कि आप है ना एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो 1 साल के लिए, एक डिपॉजिट है कोऑपरेटिव बैंक का, आप उसमें इन्वेस्ट कर दो 1 साल के लिए। ठीक है, आपको हम 8% देंगे। उसने ये 8% बोला बस। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, समझना, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 8% क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है? समझ रहे हो आप? अगर आप हां बोल दिए हो कि चलो मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो अब आपको 8% तो मिनिमम रेट विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू, राइट? समझना, थोड़ा सा जरा अलग बताओ आप, प्लीज अंडरस्टैंड। एक ही हो गया कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है, इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो कैन बी परसीव्ड एज अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इफ परसेंटेज में कोई टर्म लिखी है। ठीक है, ये केस मेरे को समझ में आया। अब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 है, मेरे पास एक एजेंट आया, उसने बोला कि सर एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, अब उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैंने कितना रिटर्न मिलेगा? तो उसने बोला सर 8%। मैंने चल ठीक है बताता हूँ।
आपके पास दूसरा एजेंट आया, वो बोला सर मेरे पास एक अच्छी स्कीम है, आप इन्वेस्ट कीजिए। आपने पूछा कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, उसने बोला 7%। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप 8% का रिटर्न छोड़ के 7% के रिटर्न पे जाते हो, तो क्या 8% आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है? आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, प्लीज अंडरस्टैंड, संडे के दिन अगर मैं क्लास लेता हूं, संडे के दिन अगर मैं शाम को 8:30, 9, 10 बजे, सुबह 9 से 9:30 बजे, रात को 9, 9:30, 8:30 बजे तक क्लास लेता हूं, तो व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा फैमिली टाइम है क्या, जो मैं स्पेंड नहीं कर पा रहा हूं मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ? क्या चीज समझ में आ रही है? आपको समझ में आया? मैं जो ऑल्टरनेटिव छोड़ के आपके पास आया हूं ना, उसकी कॉस्ट कितनी है? दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझना इधर, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। जैसे कई बार ऐसा होता है जब हमें इनविटेशन दिया जाता है, जैसे एक कॉलेज ने डीयू में अभी रिसेंटली एक इनविटेशन दिया कि आप आइए और 1 घंटा बोल के जाइए हमारे कॉलेज में। अब मैं अगर इंदौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाता हूँ 1 घंटा बोलने के लिए, तो मुझे सुबह 5 बजे मेरे घर से निकलना पड़ेगा, रात को 11 बजे मैं घर पे घुसूंगा। क्या मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट करूं? आप खुद सोच के बताओ। नॉर्मल कॉलेज उसने बुलाया 1 घंटा बोलने के लिए, बस जाओ 1 घंटा बोलो, 50 बच्चे, रिजेक्ट करना पड़ेगा। कारण क्या है? क्या मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है क्या उसके लिए? है ना, बहुत सारी चीजें फैक्टर इफेक्ट हो जाएंगे, राइट? जो चीज मैं छोड़ के जा रहा हूं, राइट? सो इट इज द कॉस्ट ऑफ टेकिंग द अल्टरनेटिव डिसीजन। जो आप दूसरा डिसीजन ले रहे हो उसके अगेंस्ट में कितनी कॉस्ट है, वहां भी इसको 8% को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलोगे, समझना। और तीसरा करिकुलम क्या बोलता है आपका? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव पे जाने की आपकी क्या कॉस्ट लग रही है? तीसरा आपका करिकुलम क्या बोलता है पता है? तीसरा आपका करिकुलम बोलता है कि इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंट रेट जैसा भी ट्रीट किया जा सकता है। मतलब इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, और ये प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन में निकालता हूं आपको, ठीक है? तो ये जो रेट यूज होती है ना, जिस रेट से मैं, प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप लोगों ने ये 100 रुपया इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, 1000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो आपने एग्जैक्टली करा क्या? टाइमलाइन में समझाओ, ये क्वेश्चन 2 में आपने एग्जैक्टली करा क्या? क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 0 और 1, क्या आप 1 साल बाद मिलने वाले 1120 रुपए को आज खींच के लेके आएगा कि आज कितने रुपए के बराबर होगा? है ना? या फिर अगर मैं इसको और आसान टर्म्स में समझाऊं, तो हमने ये कैलकुलेट करा कि आज मैं कितना पैसा लगाऊं कि 1 साल बाद वो 1120 रुपए हो जाए, है कि नहीं? 12% के हिसाब से। तो जब मैं किसी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहा हूं, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में यूज करता हूं, उसको फाइनेंस में डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं। क्या आपने वैल्यू को डिस्काउंट कर दिया क्या? प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी बेसिक इंग्लिश, ठीक है? प्लीज गिव अस सम डिस्काउंट। डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है पता है? चीजों को कम करना। डिस्काउंट करने का मतलब पैसा बचाना नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? यू नीड टू डिस्काउंट मी फॉर दिस, ऐसा बोला जाएगा आपको, ठीक है? आई एम लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, यू नीड टू डिस्काउंट मी फॉर दिस डिले। आपको मेरे इस डिले के लिए मुझे माफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो डिस्काउंट रेट क्या होता है पता है? जिस रेट से आप वैल्यू को ड्रॉप करोगे। तो अब ये 8% से ड्रॉप नहीं हो रही, नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। जो मैं एसेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं एकदम क्लियर होगा आपके दिमाग में, ठीक है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिए। एलओएस क्या बोलता है वो समझना, ठीक है? इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो आपका ट्रेड ऑफ दिखाता है कि जो मनी आपके पास आज है और जो मनी आप फ्यूचर में रिसीव करोगे, उसके बीच में जो ब्रिज है वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट को आप बोला जाता है कंपनसेशन फॉर द डिले इन रिसीविंग फंड।
क्या अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत है बोलना? आई होप ये तो मैंने कंसेप्ट नंबर 2 में क्लियर किया हुआ है कि कंपन्स डिलेड ग्रेटिफिकेशन किसी ने वर्ड यूज किया था, राइट? ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये आप लोगों के पढ़ने के लिए एग्जाम्पल आप देखना। ठीक है, जो हमने अभी समझा है वो एग्जैक्टली exactly ये 3 चीजें हैं यहां पर। एक है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि मेरे को मिनिमम इतना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूं। अगर मैं किसी शेयर में पैसा डाल रहा हूं तो आपका क्या सोचना है कि आपको शेयर से कितना रिटर्न मिलेगा? दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंट रेट का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। डिस्काउंट रेट इज द इंटरेस्ट रेट दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जब भी ये दो वर्ड आ जाए ना कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, और आपसे पूछा जाए कि जो इंटरेस्ट रेट है ये क्या चीज का पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है, क्वेश्चन आएगा कि इंटरेस्ट, समझना प्लीज अंडरस्टैंड। एक चीज मैं और बता देता हूं, ठीक है, बिफोर आई गो, ताकि आपकी थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ जाए। ये जो एलओएस है आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन नीचे रिपीट लिखा हुआ है। ये जो एलओएस है ना, ये एलओएस प्री रिक्विजिट का पार्ट भी है और ये एलओएस टेस्टिंग का पार्ट भी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है ये, टाइम सॉरी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है, रेट्स एंड रिटर्न्स का। ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से समझना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको ये बोला गया है, ठीक है, कि आपको 1 साल के बाद 1200 रुपए मिलेंगे, ठीक है, और 8% से आपका पैसा बढ़ेगा, तो आज आपकी वैल्यू कितनी है ये आपको निकालनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि आपके पर्सपेक्टिव से 8% क्या है? 8% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, डिस्काउंट रेट है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? इट्स अ डिस्काउंट रेट। मैंने क्या समझाया अभी आपको? हिंदी में लिख लो उधर लगे तो, कि जब भी इंटरेस्ट रेट का इंटरप्रिटेशन पूछा जाए और क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों वर्ड गिवन हो, तो आप, इट्स नॉट अ रूल, समझ रहे हो, बट कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना सकते हैं वो। ठीक है, तो हमें ऐसे बच के निकलना है, बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझना। क्या ये वाला एलओएस सब लोगों को बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है? क्या ये वाला एलओएस सब लोगों को बिल्कुल क्लियर है? इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैं वापस समराइज करता हूं। वो बोलता है कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको 3 अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। मैंने बोला क्या एक ही आदमी 3 अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता, बोल देगा नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ सिनोनिम्स, आपको समझना पड़ेगा। 3 अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से 3 अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, अगर आप अगर आप कहीं पर कोई रिटर्न कोट करते हो, कोई इंटरेस्ट कोट करते हो कि देख अगर मुझे यहां इन्वेस्ट करना है तो मेरे को मिनिमम 12% तो रिटर्न चाहिए, तो आपके लिए वो परसेंटेज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि 1 साल बाद मुझे 1500 रुपए मिलेगा, उसकी आज वैल्यू कितनी है, ठीक है, 8% के हिसाब से, तो वो 8% आपके लिए डिस्काउंट रेट हो जाएगा। और अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी एक 8% का ऑफर है, ठीक है, अगर मैं आपके पास जाता हूं तो मुझे क्या लगेगा, 8% का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा मेरे लिए, तो मेरे को तो 8% से ज्यादा रिटर्न चाहिए मिनिमम, है ना? ये मेरा एलओएस समराइज करता है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ये एलओएस भी रिपीट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रिपीट एलओएस। क्या इसमें थ्योरी क्वेश्चन आएंगे? ये वाले एलओएस में एब्सोल्युटली थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, लिखा है ना इंटरप्रेट, कैलकुलेट तो बोला नहीं है उसने। ठीक है, अब ये बोलता है कि इंटरेस्ट रेट को एक्सप्लेन, ये बोलता है एक्सप्लेन, तू समझा, पहले तू समझ और फिर मेरे को समझा। ठीक है, और ये बोलता है मास्टरी होना चाहिए आपकी, ये मास्टरी लेवल है सारे के सारे एलओएस, हाँ, इस वाले करिकुलम में, प्री रिक्विजिट में। एक्सप्लेन इंटरेस्ट रेट एज, इस पे फोकस करना, एज द सम ऑफ रियल रिस्क फ्री रेट एंड प्रीमियम्स दैट कंपनसेट इन्वेस्टर फॉर बियरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। समझ गया मैं क्या बोलता मैं, प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे एक बात समझाओ जरा, मुझे एक बात समझाओ। आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप हमारे बॉन्ड में इन्वेस्ट करो और हम आपको 8% का रिटर्न देंगे, और आपको इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमारे बॉन्ड में इन्वेस्ट करो और हम आपको 8% का रिटर्न देंगे। कहाँ जाना है अपने को?
कहाँ जाना है अपने को? इंडिया में जाना है, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट। अब इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि देखो ये तो है ना, ये नॉर्मल बॉन्ड है। सर ये कैसे पता चला कि नॉर्मल बॉन्ड है? उसके साथ मैंने कुछ और लिखा क्या? एक्स बॉन्ड, वाई बॉन्ड, जेड बॉन्ड, कुछ भी नहीं लिखा ना, इट्स अ नॉर्मल बॉन्ड। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है देखो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है। क्या नया प्रोडक्ट है पता है? हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है, इसको मैं प्यार से बोल देता हूं अभी, ठीक है? इसको मैं बोल देता हूं टिप्स। समझ रहे हैं? टिप्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय टिप्स? कोर्स में नहीं है बट समझना जरूरी है, ठीक है? ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, या फिर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि मैंने इन्फ्लेशन प्रूफ बॉन्ड इशू करे हुए। समझना। सर ये इन्फ्लेशन प्रूफ बॉन्ड होता क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। देख सिंपल सी बात है, जब आपके पास गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने बोला कि भैया एक काम करो, आप है ना हमको पैसा दे दो, तो आपने बोला ठीक है सर, ले लो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको पैसा देता हूं तो आप उसके अगेंस्ट में मुझे बॉन्ड दे दोगे? मैंने हाँ दे देंगे, बट उस बॉन्ड पे आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला 8% होगा। समझना जरा ध्यान से, गवर्नमेंट ने बोला 8% होगा। मैंने ठीक है समझ गया मैं। तो सर ये 8% जो होगा, ये 8% में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? बोले आप बताओ क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। देखो, अगर आप अगर आप समझना, आपके पास पैसा है, कैश पड़ा हुआ है आपके पास, है ना? डेफर्ड कंजम्पशन की बात अभी नहीं करेंगे, 1 मिनट के लिए। आपके पास कैश है और वो आपने कैश तिजोरी में पड़ा पटक के रखा है 1 साल के लिए, क्या उसकी वैल्यू गिर जाएगी 1 साल के बाद? बिल्कुल गिर जाएगी। क्या नहीं गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी। समझना मेरी बात। मेरे दादाजी ने आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए तिजोरी में डाल के रख दिया था और उन्होंने 10 साल तक तिजोरी में एज इट इज रखा। क्या आज भी उसकी कीमत 1 लाख रुपए मानोगे आप? देखो, प्राइस नोट तो 1 लाख रुपए की वर्थ रखते हैं, वैल्यू, लेकिन क्या वैल्यू कम हुई है क्या? उस 1 लाख रुपए से आज से 10 साल पहले मैं 4 तोला सोना ले सकता था, आज क्या 1.5 तोला सोना ले सकता हूं? 80,000 रुपीज का अगर रेट है तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अरे जो भी, मेरी वैल्यू कम हो गई ना। तो क्या ये चीज आपको समझ में आती है कि मुझे हमेशा मेरे पैसे के अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन तो मिनिमम चाहिए? जो इन्फ्लेशन होती है उससे तो मेरा पैसा ज्यादा कमाना चाहिए हमेशा, तभी मैं रिटर्न्स बना पाऊंगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जब आपने ये 8% पे एग्री करा, तो इस 8% में क्या एक कंपोनेंट आपने इन्फ्लेशन का भी मांगा क्या? कि देखो जितना इन्फ्लेशन है कम से कम उतना तो दे भाई। आपका बहुत खास दोस्त है, उसको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसने 1 करोड़ रुपए आपसे मांगे, आपने दे दिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट फ्री लोन दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्ती यारी में, समझना पड़ेगा आपको। वो आपको बोल रहा है यार चल तू मेरा दोस्त है, देखो मैं 3% इंटरेस्ट दे देता हूं 1 साल का, विल यू एक्सेप्ट दैट रेट जस्ट बिकॉज ही इज योर फ्रेंड? एब्सोल्यूटली नॉट। आप ये बोलोगे देख बॉस, 3% तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट का रेट होता है, समझ रहा है? मेरे को पता है तू मेरा दोस्त है, मेरे को पूरा 100% श्योरिटी है कि तू पैसा देगा, लेकिन मेरे को कम से कम इन्फ्लेशन का पैसा तो दे, कि इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिल जाए। समझना। तो मैंने क्या करा बताया, जब मैंने 8% रेट मांगा नॉर्मल बॉन्ड में, तो मैंने इसमें एक कंपोनेंट इन्फ्लेशन का भी मांगा। अब गवर्नमेंट बोलती है कि देखो आप नॉर्मल बॉन्ड की जगह एक और बॉन्ड है हमारे पास, उसका नाम है टिप्स। ठीक है, टिप्स मतलब ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन प्रूफ बॉन्ड है। इस बॉन्ड की यूजुअली, सोच के बताना जरा, इस बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा या कम होगा आपके हिसाब से? जब गवर्नमेंट आपको इन्फ्लेशन से गारंटी दे रही है कि आपका इन्फ्लेशन से पैसा हम कम नहीं होने देंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, हम आपका पैसा इन्फ्लेशन से कम नहीं होने देंगे, ठीक है? तो आप इस बॉन्ड के लिए अब ज्यादा पैसा डिमांड करोगे या कम पैसा डिमांड करोगे? आप कम पैसा डिमांड करोगे। समझना, आपने डिमांड करा 2% रिटर्न, कि इन्फ्लेशन प्रूफ बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस पे 2% आपको रिटर्न दे देंगे, और आपने ये भी ओके बोल दिया।
प्लीज अंडरस्टैंड, आपने क्या बोला पता है? आपने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट जी अगर आप एक नॉर्मल बॉन्ड मुझे दे रहे हो 8% का और एक इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड दे रहे हो 2% का, ठीक है, तो मैं दोनों में से कोई भी लेने को तैयार हूं, मैं इनडिफरेंट हूं। अगर आपने ये स्टेटमेंट दे दी है तो आपके हिसाब से इस समय देश में इन्फ्लेशन का रेट कितना चल रहा है, ये सोच के बताइए जरा मुझे। अगर आपने, कारण क्या है पता है? देखो, टिप्स में जब 2% का रेट मिल रहा था और आप खुश हो गए, तो आप खुश इसलिए हो गए क्योंकि आपको इन्फ्लेशन का टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन समझना, जब आपको एक नॉर्मल बॉन्ड ऑफर हुआ तो अब आपके सर पे एक इन्फ्लेशन का टेंशन आ गया। तो आप यहां पर जो आप नॉर्मल बॉन्ड का 8% में जो, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, ये जो नॉर्मल बॉन्ड का 8% है, क्या इसमें 6% इन्फ्लेशन के लिए आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो क्या? क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है ना। आप नॉर्मल बॉन्ड में 2% के लिए तैयार थे, सॉरी, आप इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड में 2% के लिए तैयार थे, नॉर्मल बॉन्ड में आप 8% डिमांड कर रहे हो। तो 6% इज द इन्फ्लेशन विच यू आर एक्सपेक्टिंग, कितनी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। ये जो 2% है ये क्या है? अब प्लीज अंडरस्टैंड, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जब मैं, मुझे सबसे पहला ऑफर आया 2% पे टिप्स का, कि इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन 2% आप घर लेके जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट आके बोलती है कि 8% का बॉन्ड है, ठीक है। तो आप क्या कैलकुलेशन ये करोगे क्या, वेरी गुड यश, कि 2% तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, समझना, मिनिमम 2% तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और 6% इन्फ्लेशन चाहिए होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या, अगर आपको, प्लीज अंडरस्टैंड, अब ये 2% को एक्चुअली में क्या बोलते हैं ना, वो समझना जरा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इसका टर्म हो गया, बट ये किस चीज का कंपनसेशन है? जैसे ये 6% है, ये कंपनसेशन है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। तो आप ये बताओ, ये 2% किस चीज का कंपनसेशन है? प्लीज अंडरस्टैंड। मेरे पास गवर्नमेंट आई टिप्स लेके 2% की, गवर्नमेंट बोलती है इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन दे दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे को आप पैसा दे दो 0% पे, क्या दे दोगे क्या आप 0% पे? अगर गवर्नमेंट एक टिप्स लॉन्च करती कि इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन ले लो और 0% पे पैसा दे दो, मतलब 1 साल के बाद, 1 साल में जितना इन्फ्लेशन बढ़ा होगा हम आपका अमाउंट एग्जैक्टली उतना बढ़ा देंगे। नो, हमने क्या बोला था याद है आपको? अगर मैं भोग पैसे के भोग को डेफर करता हूं, क्या मैं यहां पर कंजम्पशन डेफर कर रहा हूं, तो क्या ये 2% जो निकल रहा है, क्या ये 2% मेरा प्रीमियम निकल रहा है क्या, टू डेफर द कंजम्पशन? डेफर कंजम्पशन मतलब ये है कि किसी भी हालत में, समझना, मैंने जब दोस्त वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कि यार मिनिमम 6% तो दे, तो मैंने तो डेफर्ड कंजम्पशन भी अवॉइड कर दिया। मैं मेरे सगे भाई को जब लोन दूंगा तो हो सकता है मैं डेफर्ड कंजम्पशन भी अवॉइड कर दूं, लेकिन अगर जनरली मैं कहीं पर इन्वेस्ट करता हूं तो मैं एक इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मांगता हूं और एक डेफर्ड कंजम्पशन की प्रोटेक्शन मांगता हूं, समझना। ये जो डेफर्ड कंजम्पशन की प्रोटेक्शन होती है, इसको क्या बोला जाता है? जो डेफर्ड कंजम्पशन के अगेंस्ट में जो आपको कंपनसेशन मिलता है, प्रोटेक्शन नहीं, कंपनसेशन मिलता है, इसको क्या बोला जाता है पता है? इसको बोला जाता है रियल रिस्क फ्री रेट। लिख के रखिए इसको, रियल रिस्क फ्री रेट। समझना इधर हुआ क्या अभी, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने मुझे 8% ऑफर किया है, ठीक है सर। इस 8% में एक है मेरा रियल रिस्क फ्री रेट, ठीक है। रियल रिस्क फ्री रेट मेरा कितना है? 2% का है, परफेक्ट। एक है मेरा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की प्रीमियम, तो इन्फ्लेशन की प्रीमियम मेरी कितनी हो गई? 6% हो गई, ठीक है। इन दोनों का मिला के हो गया 8%, परफेक्ट, समझ में आ गया। 1 मिनट के लिए जरा बाजी पलट देना,
ठीक है, आप बैठे हो 100 करोड़ रुपए लेके टेबल के इस साइड में, और टेबल के उस साइड में मुकेश भाई बैठे हुए हैं, मुकेश भाई अंबानी। ठीक है, आपने बोला मुकेश भाई आपके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने आया हम। मुकेश भाई ने बोला कितना पैसा, तो बोले 100 करोड़। तो बोले चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आपको 7.5% पे 100 करोड़ पे आपका 100 करोड़ रुपए उठा लेते हैं। क्या आप मुकेश भाई को हाँ बोल दोगे 7.5% पे? है ना, नहीं बोलोगे? क्यों? मुकेश भाई को आप क्या बोलोगे, मुकेश भाई ये नहीं चलेगा, गवर्नमेंट 8% दे रही है ना मुकेश भाई, तो आप 7.5 दोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। क्या 1 रुपया भी दोगे मुकेश भाई को? नहीं दूंगा। ये बात ध्यान रखना, कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होगा फाइनेंस में। देर इज 100% कैलकुलेशन, कैपिटलिज्म, राइट? तो मुकेश भाई ने बोला चलो एक काम करते हैं, आप इतनी दूर चल के एंटीली आए हो, 7.5 की जगह में 8% आपको इंटरेस्ट रेट दे देता हूं। समझना है, क्या आप मान जाओगे? आपको, आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपना 100 करोड़ रुपया 10 साल के लिए या तो गवर्नमेंट आरबीआई के बॉन्ड में डिपॉजिट कर दो, या मुकेश अंबानी के रिलायंस लिमिटेड के बॉन्ड में डिपॉजिट कर दो। कहां डिपॉजिट करोगे? आरबीआई में करेंगे, रिस्क एवर्जन है ना। समझ में आया? रिस्क एवर्जन है क्या? बिल्कुल रिस्क एवर्जन है। तो क्या मुकेश भाई को और ज्यादा कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुकेश भाई, आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, मुकेश भाई आपको और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो आप इंटरेस्ट दोगे ना, मैं उसको बोलूंगा रिस्क प्रीमियम। ओ हो। मुकेश भाई बोलेगा ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है क्या? बोले यस, सीएफए लेवल 1 में ही पढ़ा है। तो बोले मतलब आपको पता है कि मैं डिफॉल्ट कर सकता हूं और गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं कर सकती है? क्या इसी कारण से आप अभी गवर्नमेंट पे पैसा लगा रहे थे क्या, जब दोनों 8% रेट दे रहे थे? एक कारण तो यही था, एक कारण यही था ना, कि रिलायंस तो डिफॉल्ट कर जाएगा, 100 करोड़ पे हाथ खड़े कर दिए तो भाग गया, तो एंटीगुआ क्या कर लूंगा, कैसे पकड़ के लाऊंगा? ठीक है, एक कारण ये था। दूसरा कारण, क्या पहला कारण मेरा डिफॉल्ट रिस्क था क्या, कि मेरे को डिफॉल्ट रिस्क का प्रीमियम चाहिए? ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, कि आप मुझे, आप डिफॉल्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट डिफॉल्ट थोड़ा ना करेगी। समझ रहे हो आप? तो आप मेरे को थोड़ा सा पैसा और बढ़ा के दो मुकेश भाई। ठीक है, इसका क्वांटिफिकेशन करते हैं, आप अभी उस पर मत जाइए, अपने को इंटरप्रेट करना है बस, समझना, एक्सप्लेन करना है। तो से फॉर एग्जाम्पल, आपने, मुकेश भाई ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, अगर मैं आपको गवर्नमेंट से 1% ऊपर दूंगा तो चल जाएगा? मिला, चलो डन, चल जाएगा। तो आपने अगर ये बोल दिया, तो क्या आपने बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लिया कि डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम इज 1%? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस, आपने अज्यूम कर लिया है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, दूसरा, फिर आप उठने लगे, मुकेश भाई बोले 9% पे डन करना है पक्का। तो आपको 1 मिनट के लिए आपने बोला यार कुछ तो गड़बड़ है, इतनी खुश होके कैसे डील क्लोज कर रहा है? ठीक है, इसका मतलब इसका फायदा हो रहा है कुछ ना कुछ। तब आपकी बत्ती जली, तब आपको एक चीज समझ में आई कि यार मुकेश भाई की कंपनी में अगर मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो एक रिस्क और आएगी मेरे साथ, एंड दैट रिस्क वुड बी कि मुकेश भाई की कंपनी के जो बॉन्ड्स है ना, वो मुकेश भाई की कंपनी के बॉन्ड मार्केट में आसानी से ट्रेड होते नहीं है, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, वो आसानी से ट्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वॉल्यूम ज्यादा होते हैं। ओ हो, नाउ आई गेट इट। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। इसका मतलब यह है कि अगर मुकेश भाई की कंपनी में पैसा लगा दिया, और जब टाइम आएगा पैसा निकालने का, तो क्या दिक्कत आ सकती है क्या एग्जिट में? बिल्कुल दिक्कत आएगी। समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। 6 महीने बाद बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए पापा को। ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर 1 एफडी में लगा दो, ऑप्शन नंबर 2 रियल एस्टेट में लगा दो। क्या रियल एस्टेट में लगाऊंगा तो मेरे को लिक्विडिटी का रिस्क आएगा क्या? ब्रो जब बेचने जाओगे तो तुरंत नहीं बिकेगा ना। समझ रहे हो? सुंदर पेंटिंग खरीद लो, रोलेक्स की वॉच खरीद लो, 10, वो कौन सी वॉच होती है, परपेचुअल। ठीक है, बट क्या ये सब इलिक्विड है क्या? तो जो लिक्विडिटी प्रीमियम होता है, मुकेश भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, 9% से काम नहीं होने वाला है, आपको और रेट बढ़ाना पड़ेगा।
अपने बॉन्ड का, तभी मैं सब्सक्राइब कर पाऊंगा आपका बॉन्ड, गवर्नमेंट का नहीं करूंगा। बोले यार मैंने दे तो दिया 1% एक्स्ट्रा आपको डिफॉल्ट के लिए। बोले डिफॉल्ट के लिए दिया ना, लिक्विडिटी के लिए थोड़ा ना दिया। तो बोले लिक्विडिटी के लिए क्या चीज चाहिए? लिक्विडिटी के लिए भी प्रीमियम चाहिए, समझना। अब उस प्रीमियम का नाम लिक्विडिटी है, बट एक्चुअली में क्या वो प्रीमियम होता है? अ प्रीमियम टू फॉर द लैक ऑफ लिक्विडिटी, और प्रीमियम फॉर इलिक्विडिटी, आइडियली उसका नाम इलिक्विडिटी प्रीमियम होना चाहिए। अरे आपको ज्यादा रिटर्न इसलिए चाहिए क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज इलिक्विड। जब आप बेचने जाओगे तो बिकेगा नहीं। तो मुझे एक प्रीमियम लिक्विडिटी की भी चाहिए। ओके, मैं समझ गया कि लिक्विडिटी की प्रीमियम भी चाहिए आपको। तो एक काम करते हैं सर, 1% आपको लिक्विडिटी की प्रीमियम भी दे देते हैं। अब तो खुश, 10% पे अब बिल्कुल हैप्पी हो आप। तो भी आपको लगा कि यार कुछ ना कुछ दिक्कत है साला, एक प्रीमियम कोई और है जो बच रही है। सीएफए इंस्टीट्यूट की आपने फटफट फटफट बुक खोली, एलओएस में आए तब आपको पता चला। ओके ओके ओके, देर इज दिस वन प्रीमियम कॉल्ड एज मेच्योरिटी प्रीमियम। ओ हो, समझ में आया। मतलब सर मैं समझा नहीं, मेच्योरिटी प्रीमियम का क्या मतलब होता है? एक बात बताऊं आपको, वैसे तो ये वैसे तो ये फिनेंशियल अपना फिक्स्ड इनकम का टॉपिक है, बट मैं एकदम आसानी से अगर आपको समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका क्वांटिफिकेशन भी है ना, इसका क्वांटिफिकेशन भी अपने सिलेबस में है, बट अभी मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूं। आरआईएल के 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड है 6 मंथ्स, एक बॉन्ड है 1 ईयर, एक बॉन्ड है 10 ईयर, और एक बॉन्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 30 ईयर बॉन्ड। एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, ठीक है, एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझना। अगर मैं 1 मिनट के लिए इनके ईयरली रेट आपको बताऊं, ईयरली रेट बताऊं, तो इसका 10% है, इसका 10% है, इसका 10% है, इसका 10% है। समझ लो मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल खत्म हो गया। अभी अभी अपन मेच्योरिटी प्रीमियम समझ रहे कि मेच्योरिटी के लिए काय के लिए ज्यादा प्रीमियम चाहिए। कौन सा बॉन्ड सिलेक्ट करोगे? सोच के बताओ आराम से सब लोग। 10 ईयर लोगे? ओके, 10 ईयर लोगे। और बताओ कौन सा बॉन्ड सिलेक्ट करोगे? ट्राई टू अटेम्प्ट दिस प्लीज। 6 मंथ्स, 10 ईयर, 6 मंथ्स, 10 ईयर, 10 ईयर। देखो जिनकी चमक गई उनकी चमक गई, समझ रहे हो आप? जिनको क्लिक कर गया उनको क्लिक कर गया। क्यों 6 महीने वाला बॉन्ड लोगे सब लोग? 6 महीने इज द राइट आंसर। 6 मंथ्स वाला बॉन्ड क्यों लोगे? प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मेरे पास, अभी मैं आराम से समझा रहा हूं बिल्कुल, अभी मैं ना एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स में डीप डाइव नहीं कर रहा हूं। मेरे को एक बात बता, अगर मैंने अगर मैंने अगर मैंने मेरा दोस्त मेरे से पैसा मांगने आया कि यार भाई घर बन रहा है पैसा चाहिए, ठीक है, तो मैंने पूछा कितने समय में तू लौटाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। उसने बोला 6 महीने। मैंने बोला चल ठीक है। मैंने वापस पूछा कितने समय में लौटाएगा, उसने बोला 1 साल। मैंने बोला चल ठीक है। मैंने पूछा कितने समय में लौटाएगा, उसने बोला 10 साल। मैंने फिर पूछा कितने समय में लौटाएगा, उसने बोला 30 साल। क्या जब उसने बोला 30 साल तो आपको एक डर लगा क्या कि अरे बाप रे 30 साल? आप समझ रहे हो मेरी बात? अभी आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आगे जुड़ा हुआ है, तो डर नहीं लग रहा था अभी तक आपको। इसलिए आप 10 साल बोल रहे थे जो लोग जवाब दे रहे थे, 1 साल बोल रहे थे जो लोग जवाब दे रहे थे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। क्या ये चीज समझ में आता? अरे 10 साल किसने देखा है क्या होगा क्या नहीं होगा 10 साल के बाद? अगर मैं मेरा ये पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जमा कर देता हूं और मैंने 6 महीने का बॉन्ड लिया है, तो क्या मेरी रिस्क सिर्फ 6 महीने की है क्या? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मैं इसका क्वांटिफिकेशन को ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड बोला जाता है, समझना, वो बाद में समझेंगे अपन बहुत आराम से। अगर मैं इस बॉन्ड में 1 साल का बॉन्ड खरीद लेता हूं तो मेरा पैसा 1 साल तक रिलायंस के पास रहेगा। 30 साल खरीद लेता हूं तो 30 साल तक रहेगा। तो अगर आपकी मेच्योरिटी ज्यादा है तो क्या आपको रिटर्न भी ज्यादा देना पड़ेगा क्या? इट्स लाइक 11-12% रिटर्न दोगे तब वो कंपनसेशन मिलेगा ना ब्रो। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्लियर है बिल्कुल? क्लियर है बिल्कुल?
परफेक्टली क्लियर। अगर मेरे पास ये दो बॉन्ड्स दिए होते बस, एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, मेरे पास ये दो बॉन्ड दिए होते सिर्फ 10% और 12%, व्हाट इज द लिक्विडिटी प्रीमियम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज? टेल मी, सोच के बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज की लिक्विडिटी प्रीमियम, सॉरी मेच्योरिटी प्रीमियम क्या है? माय मिस्टेक, मेच्योरिटी प्रीमियम क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज की? 2%। 2% इज द, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट कि इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या है, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम क्या है, लिक्विडिटी प्रीमियम क्या है और मेच्योरिटी प्रीमियम क्या है। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़े। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक है ना, एक एलओएस मेरा और आएगा अभी आगे, मैं उसको थोड़ा डिस्कस करता हूं यहां पर, इसी में है वैसे तो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप मुझे थोड़ा सा जरा सोच के बताओ, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन लेते हैं, ठीक है। एंड आप लोग थोड़ा सा मुझे इसके बाद लेते हैं, सोच के बताओ, ठीक है। नंबर वन, प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो आपको हर साल 1 लाख रुपए देगा, एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, हर साल 1 लाख रुपए देगा। इसमें जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, लैंग्वेज पे जाना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज 10%, समझना। और आज के समय जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन है 3%, प्लीज अंडरस्टैंड, वो इन्फ्लेशन है 3%। कैलकुलेट द रियल रिस्क फ्री रेट, कैलकुलेट द रियल रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट कितनी होगी? मैंने डिफॉल्ट की कोई बात करी है, मैंने मेच्योरिटी लिक्विडिटी की कोई बात करी है क्या? नहीं करी है क्वेश्चन में, तो आप जबरदस्ती अपने दिमाग लगा के अज्यूम नहीं करोगे कोई भी चीज, जब तक बोला ना जाए कि आप डिफॉल्ट प्रीमियम लीजिए, इसकी इतनी डिफॉल्ट प्रीमियम है, जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इट इज अ गुड टू नो इंफॉर्मेशन। सब लोगों का जवाब आया 7%, ये जवाब बिल्कुल सही है, समझना क्यों सही है ये जवाब। क्यों सही है जवाब? पेज तक पेज, हाँ जी, क्योंकि सर सिंपल सी बात है, रियल रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू नॉमिनल रेट। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज समझ में आ रही है? रियल रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, है ना। तो मेरा जो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट था, जो रेट ऑफ रिटर्न मुझे ऑफर हुआ था, दैट वाज 10%, और मुझे बोला गया 3% की इन्फ्लेशन है, तो मैंने निकाल दिया कि एक्स क्या है, तो एक्स 7% है, ठीक है, एक्स 7% है, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पर है पता है? जब आप लोग अपनी पसंद से कोई दूसरी किताबों में देखोगे ना, बहुत सारे दूसरे लिटरेचर्स हैं जो आप फ्यूचर में शायद पढ़ो, शायद ना भी पढ़ो, तब वहां पर आपको यह चीज दिखेगी कि नॉमिनल रिस्क फ्री रेट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये होता है कि 1 प्लस नॉमिनल रिस्क फ्री रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस, प्लीज अंडरस्टैंड, 1 प्लस रियल रिस्क फ्री रेट, RF, इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। समझना जरा थोड़ा सा, ये दोनों ही फॉर्मूले काम करते हैं। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा देखोगे तो ज्यादा सही फॉर्मूला ये वाला है, समझ रहे हो, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा सही है ना। और ये जो है ना, इसको एडिटिव फॉर्मूला बोलते हैं, कि आपने एज इट इज एब्सोल्यूट अमाउंट ऐड कर दिया। अब जरा ये सेम क्वेश्चन का कैलकुलेशन इस नंबर से मुझे करके बताओ,
मतलब आप बोल रहे हो 1.10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर एंड 1.03। तो आप ये बोल रहे हो कि r इज इक्वल्स टू 1.10 डिवाइडेड बाय 1.03 माइनस 1। कितना आ रहा है r? व्हाट इज योर r? r कैनॉट बी 7%। यहां पर 7% नहीं आ सकता r, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जल्दी से बताइए व्हाट इज r? r इज 6.79%। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये जो मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है ना, ये वर्ड टू वर्ड मैंने सीएफए के क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ एग्जाम्पल है। अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि उसने ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन तो अच्छे समझ में आया, आपने कैलकुलेट भी किया है, 6.8% दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है वो 6.79% दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है वो 7.00% दिया हुआ है। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तो खैर रहता ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करेंगे हम? फंस नहीं गए क्या यहां पर? मैं प्लीज अंडरस्टैंड, क्या ऐसा हो सकता है कि सर दोनों ऑप्शन सही है ना? प्लीज अंडरस्टैंड ना। आपने, मैं बोल रहा हूं आपको कि ये ये एक रफ मेथड होती है कैलकुलेट करने की, ऐसे भी कैलकुलेशन होता है, ये ज्यादा प्रिसाइज मेथड होती है। ठीक है, तो किसी का जवाब आया कि सर बी पिक करेंगे क्योंकि ये ज्यादा प्रिसाइज है। कितने लोग बोलते हैं बी पिक करना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा प्रिसाइज है? हाउ मेनी ऑफ यू से दैट वी शुड पिक द बी बिकॉज इट इज मोर प्रिसाइज? है ना? एक बार और काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। एक बार फिर से एलओएस पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इंटरेस्ट रेट एज द, क्या लिखा हुआ है वर्ड? सम ऑफ रियल रिस्क फ्री रेट सम विथ प्रीमियम। क्या यहां पर मुझे समेशन मेथड से बात करी गई है क्या सीएफए इंस्टीट्यूट ने? यहां पर क्या आपको पता है, इसके पहले ये जो सिलेबस चेंज हुआ है ना 2024 में, इसके पहले तक ये दोनों टेक्निक्स को सीएफए इंस्टीट्यूट ने रखा हुआ था। अब फैक्टरिंग में ये जो फैक्टर वाली मेथड है, ये सीएफए इंस्टीट्यूट ने अपने करिकुलम से बाहर निकाल दी है। आप समझ रहे हो आपको कितना स्पेसिफिक और कितना अपडेटेड होना जरूरी है? एक शब्द से वो गेम कर जाएगा आपके साथ। उसने तो कोर्स में ही नहीं रखा है क्या फैक्टर मेथड से ये चीज कैलकुलेट करो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू वॉर्न यू ओवर हियर कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो क्या मैं हमेशा प्लस 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 करता जाऊंगा क्या? सर क्वेश्चन में इतना स्पेसिफिकली लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, डोंट वरी, क्वेश्चन में लिखा होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको यह नहीं बोलेगा कि आप सम करके लिखो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा पढ़ के बताता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है, कि अज्यूम एन इन्वेस्टमेंट ऑफर्स एन एनुअल कैश फ्लो ऑफ $1 लाख फॉर 5 years। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट है जो आपको एनुअल कैश फ्लो ऑफर कर रहा है कि हर साल आपको $1 लाख मिलेंगे फॉर नेक्स्ट 5 years। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज 10%। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट के लिए योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड योर प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट इज 3%। If an investor is primarily concerned with the real cash flows, what real discount rate should you use to evaluate the present value of these cash flows? वो आपसे सिर्फ रियल कैश रेट पूछ रहे हैं। ठीक है, नाउ we'll always tick the 7%। तो what is the right answer for this? Sir, right answer would be 7%। क्या ये चीज समझ में आ रही है? मुझे कितना स्पेसिफिक होके पढ़ना है सीएफए के लिए जब मैं पढ़ रहा हूं तो नो डेविएशन रिक्वायर्ड, राइट? नो डेविएशन कैन बी एक्सपेक्टेड और अलाउड और टॉलरेटेड रादर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड,